बेटी के इस फैसले से शारदा देवी ने खुद को अलग रखा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि बलदेव सिंह की इस पदवी से उनका रुतबा तो बढ़ ही गया है। जब इस घर में मेरी सुनने वाला कोई नहीं है तो मैं किसी की क्यों सुनूं? इस दुनिया में ये बच्चा नहीं आएगा। ये मत भूलो कि इस बच्चे का बाप मेरा बेटा है। ये सोच रहे हैं कि आप अपनी बातों से मुझे मजबूर कर पाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं करूंगी वही जो मेरा फैसला होगा। बहू, तुमने ये क्या किया? तुम्हें सोनाली पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। पापा जी, हम क्या करते? उसने तो खुद को पत्थर करके रखा है, लेकिन हम खुद को पत्थर करके नहीं रख सकते। जिस बच्चे का इंतजार हम सब कर रहे हैं, उसने जब उसे मारने की बात की तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमसे उठ गया। क्या करते हो? माँ हो तुम, जो अपनी कोख में पल रहे बच्चे से प्यार तक नहीं कर सकती। लानत है तुम जैसी औरत पर। ये मत भूलो कि इस बच्चे का बाप मेरा बेटा है और उस नाते वो बच्चा इस खानदान का वारिस है। तुम मां जरूर हो, लेकिन तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मां उसे कहते हैं जो जन्म देती है। जो मारने की धमकी देती है वो मां नहीं कहलाती, समझी? तुम लोगों का स्वार्थ मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। तुम लोगों की खुशी के लिए मैं वो हरगिज़ नहीं करूंगी। कोई गुड़िया नहीं जिसे जब मन चाहा जैसे मन चाहा खेल लिया। धोखा देने की नियत ना मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी, हरगिज़ पूरी नहीं होने दूंगी। हाँ सोनाली, बोलो। ये लोग मानने वाले नहीं है दीदी। इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाने का ठेका लेके रखा है, लेकिन मैं इनकी बातों में हरगिज़ नहीं आने वाली। लेकिन बात क्या है सोनाली? मैं इनके इशारों पे नहीं नाचूंगी दीदी। मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? एक तरफ तो ये लोग मेरी बात मानने का दावा कर रहे हैं और मेरी शर्त मानकर वसीयत बनवा रहे हैं, और दूसरी ओर जब वसीयत की सच्चाई सबके सामने आ गई तो तेवर दिखा रहे हैं। और रागिनी ने तो मुझ पर हाथ उठाया दीदी। क्या कह रही हो तुम? रागिनी की ये मजाल? इस बारे में बलदेव सिंह क्या कह रहे हैं? सब मिले हुए हैं दीदी, और ये लोग सब मिलकर मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, लेकिन मैं इनके खेल को कामयाब होने नहीं दूंगी, हरगिज़ होने नहीं दूंगी। ये तो रंग बदलने वाली बात है सोनाली। बलदेव सिंह की तो फितरत ही ऐसी है। आखिर उन्होंने अपना रंग दिखा ही दिया ना। लेकिन उनके रंग में रंगकर मैं यहां नहीं रहूंगी, और वो तो हरगिज़ नहीं करूंगी जो वो लोग चाहते हैं। अगर उन्हें मेरी खुशियों से कोई मतलब नहीं है और उन्हें अगर मेरी कोई भी बात मंजूर नहीं है तो मैं उनके खानदान के चिराग को क्यों जलाऊं? मैं ये बच्चा हरगिज़ पैदा नहीं करूंगी।
ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए होना यही चाहिए सोनाली, बिल्कुल यही होना चाहिए। लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। लेकिन दीदी आप शांति से काम लो। मैं सोच कर बताती हूँ कि आगे करना क्या है। ठीक है। सब मिले हुए थे और ये लोग सब मिलकर मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, लेकिन मैं इनके खेल को कामयाब होने नहीं दूंगी, हरगिज़ होने नहीं दूंगी। अगर उन्हें मेरी खुशियों से कोई मतलब नहीं है और उन्हें अगर मेरी कोई भी बात मंजूर नहीं है तो मैं उनके खानदान के चिराग को क्यों जलाऊं? मैं ये बच्चा हरगिज़ पैदा नहीं करूंगी। नमस्कार रजनी जी। अरे आदित्य, नमस्कार। आओ बैठो। किस सोच में खोई थी आप? जाने दो आदित्य, तुम नहीं समझो। मैं अपने अधिकारों के लिए तो लड़ नहीं सकती, लेकिन आज किसी और के अधिकारों के लिए लड़ रही हूँ। चलिए अच्छा है, कम से कम अधिकारों के लिए लड़ना तो आ जाए, फिर अपने अधिकारों के लिए भी लड़ लेंगे। अरे हाँ, हम एक दूसरे को इतने दिनों से जानते हैं, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो। मैं तो ये सोचती थी कि तुम मीडिया में रिपोर्टर थे और मीडिया छोड़कर तुम मुख्यमंत्री जी के साथ लग गए। उसके बाद तुम्हारी मीनाक्षी से शादी होने वाली थी, वो भी नहीं हुई। निधि से शादी होने वाली थी, वो भी नहीं हुई। लेकिन तुम तो पहले से ही शादीशुदा थे। मीडिया में रिपोर्टर भी तो मैं इसलिए बना था क्योंकि मैं राजनीति में आना चाहता था, राजनीति में अपने रास्ते बनाना चाहता था। और मीनाक्षी को मैंने अपने लिए एक सीढ़ी बनाया था ताकि मैं राजनीति की सीढ़ी चढ़ सकूं, क्योंकि वो इस प्रदेश के वित्त मंत्री की बेटी थी। लेकिन शादी नहीं हो सकी और तुम पहले से ही शादीशुदा थे। इस बात का क्या मतलब है? ये भी सच है कि मेरी शादी हो चुकी थी। जब मीडिया में रिपोर्टर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ तब उसी दिन मेरी बीवी ये शहर छोड़कर जा रही थी। लेकिन ना ही तो मैं ये जॉब छोड़ना चाहता था और ना ही ये शहर, इसीलिए रिश्ते टूट गए। हम दोनों ने बिना झगड़े के ये समझौता किया कि हम दोनों अपने रास्ते बदल लेंगे। वो अपने रास्ते पर चलेगी और मैं अपने रास्ते पर। इसलिए उसने ये शहर छोड़ दिया और मैंने मीडिया में रिपोर्टर के तौर पर अपना सफर शुरू किया। सच कहा तुमने। राजनीति के लिए तुमने भी अपना बहुत कुछ खोया है। अपनी गृहस्थी तोड़ चुके हो तुम। अब तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पता नहीं, होगी किसी गांव में। मैं तो अपनी जिंदगी आबाद नहीं कर सका, हो सकता है उसने किसी और के साथ अपनी जिंदगी आबाद कर ली हो। अगर हो सके तो पता लगाओ वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है। अब इस बात का क्या मतलब है? हाँ, वक्त ज्यादा नहीं गुजरा है, लेकिन ये बात तो गुजरी हुई बात ही हो चुकी है। पैसे तो तुमने शारदा देवी के साथ बहुत कमा लिए, लेकिन राजनीति में कदम तुम अभी भी नहीं रख पाए हो। हाँ, उस मंजिल की तलाश तो मुझे आज भी है, लेकिन मैंने पैसा भी क्या कमाया है? पैसा तो बलदेव सिंह के पास है, इतना पैसा कि उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आज भी मुझे इस बात का पछतावा होता है कि जो मैंने सोचा था अगर वो हो जाता तो आज मैं करोड़ों में खेल रहा होता। ठीक कह रहे हो तुम। दौलत तो बहुत है बलदेव सिंह के पास, पता नहीं किसके हाथ लगेगी ये दौलत। चलिए अब मैं निकलता हूं, रात का वक्त है इसलिए मिलने भी आ जाता हूं, क्योंकि अब तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे आपसे मिलते हुए कोई देख ना ले। चलिए चलता हूं, नमस्कार। सिर्फ मैंने ही नहीं, तुमने भी अपने ही हाथों से अपना घर जलाया है आदित्य। बस फर्क इतना है कि तुमने जो भी किया अपनी मर्जी से किया और मुझे हर बात के लिए राजनीति का लालच देकर मजबूर किया गया। मुझे याद है
जब रामेश्वर जी इस बात के लिए मुझे समझा रहे। अरे अगर ऐसी बातें आप दिल पर लेंगी तो खुद ये बात आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। 3-4 महीने की तो बात है। मैं तो ये सोच रही थी कि 3-4 महीने के लिए मैं क्या कहूंगी, कि मैं क्या करने जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। अरे जैसे बलदेव जी पिछली बार विदेश यात्रा पर गए थे, ऐसा ही आप कुछ बहाना कर लीजिएगा कि मुझे राजनीतिक तौर तरीके सीखने के लिए कहीं बाहर जाना है, और साथ में ये भी बता दीजिएगा कि राजनीतिक कारणों की वजह से इस यात्रा को गुप्त रखा गया और भी बहुत लोग जा रहे हैं। आपके पास बहुत बहाने हैं। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि आप संजीव नगर जा रहे हैं, जहां डॉक्टर आरती का ट्रांसफर हुआ है। आपने डॉक्टर आरती से सारी बातें कर ली है ना? हाँ, तकरीबन सब बात हो चुकी है। जैसे ही डॉक्टर आरती वहां पर चार्ज लेंगी, हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। रामेश्वर जी, डॉक्टर आरती किसी को कुछ बताएंगी तो नहीं ना? उन्हें भी तो अपनी नौकरी से प्यार है, और ये बात वो अच्छी तरह से जानती है कि ये मामला बलदेव जी से जुड़ा हुआ है। जरा भी उसकी जुबान खोली तो उसे भारी पड़ सकती है। ठीक। आप इतनी मायूस क्यों लग रही हैं? बस एक बात समझ लीजिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप आदिवासी गांव में रहेंगे जरूर, पर शहर की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। मैं समझ रही हूँ रामेश्वर जी। तो फिर ये मायूसी छोड़िए, खुद को संभालिए। मैंने खुद को तो संभाल लिया है रामेश्वर जी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बलदेव जी का हर फैसला सही होता है, और उनके किसी भी फैसले पर ऐतराज जताना उनके ऊपर अविश्वास जताने वाली बात हो। ये हुई ना बात। अब चलिए डॉक्टर आरती से मिलते हैं। ये भी तो हम जान लें कि वो किस तारीख को यहां से जा रहे हैं और किस तारीख को ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक बात, आप थोड़ी डॉक्टर आरती से नजदीकियां बढ़ाइए। नमस्कार। आप कब आई रजनी जी? बस थोड़ी देर ही हुई है। रामेश्वर जी नहीं आए? नहीं, वो आए हैं, बाहर गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। ये कैसी गलती कर दी आपने रजनी जी? बच्चों से तो ये नादानी हो सकती है, लेकिन आप जैसी समझदार महिला ने ऐसा किया, बड़े अफसोस की बात है। आप नहीं समझ सकती डॉक्टर, मुझ जैसी औरत जब कोई सपना देखती है तो उसे उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, समझने के लिए तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन फिर भी ये कहूंगी कि बदनामी का दाग एक बार लग जाए तो जिंदगी भर नहीं छूटता। नमस्कार डॉक्टर साहिबा। बैठिए। शुक्रिया। कैसी हैं आप? मैं अच्छी। मैं तो बस आपसे ये जानने आया था कि उस गांव में आप ड्यूटी कब ज्वाइन कर रहे हैं। आपसे ये बात अब तक छुपी होगी ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आपने पता तो लगा ही लिया होगा। आज मेरा यहाँ आखिरी दिन है और आप मुझसे मिलने भी आ गए। वाकई आप बहुत समझदार हैं। और ये भी सच है कि अगर हम चाहते तो पता लगा भी लेते, कोई मुश्किल बात नहीं। पर हमने सोचा कि आप इसे पूछ लेंगे। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं बलदेव सिंह जी? सोनाली को हमारे खिलाफ भड़काने वाली आप ही हैं। जिंदगी एक भंवर
मुझे 17 तारीख को वहां ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो ठीक है, हम रजनी जी को 18 तारीख को लेकर वहां पहुंच जाएंगे। इस सोच में पड़ गई डॉक्टर साहिबा। मेरा ट्रांसफर लेटर तो आ चुका है, लेकिन पता नहीं मेरे पति इस बात के लिए राजी होंगे या नहीं। वो शहर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और मेरा ट्रांसफर गांव में हो गया। अरे ट्रांसफर हो चुका है तो आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो क्या नौकरी छोड़ देंगे आप? भूल कर भी ऐसी भूल मत कीजिएगा डॉक्टर साहिबा। अच्छी खासी सरकारी नौकरी है। मरीज आए ना आए पर आपको पैसे तो मिलते ही हैं। और प्राइवेट डॉक्टरों को तो हमने देखा ही है, क्लिनिक खोलकर बैठे हैं पर कोई आता ही नहीं, सारा दिन मक्खियां मारते रहते हैं। क्लिनिक का किराया तक नहीं निकल पाता। ये नौकरी तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो समझाइए अपने पति को। हां, एक बात जरूर है कि रजनी जी की जिम्मेदारी अब आप पर है। आपने अगर रजनी जी की देखभाल अच्छी की तो हो सकता है हमारी कोशिशों से आप इस शहर में फिर से वापस आ जाए। देखिए, वो तो बात की बात है, पर जहां तक मुझे लगता है मेरे पति ये शहर छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं है और मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। मैं तो उन्हें अभी तक ये बता भी नहीं पाई हूं कि मेरा ट्रांसफर गांव में हो गया। देखिए, ये तो आपका घरेलू मामला है, इसे आप ही संभालिए। मैं तो सिर्फ ये जानने आया था कि उस गांव में आप ड्यूटी किस तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं। रजनी जी, आपको इनसे कुछ बात करनी है। अब मैं क्या बात करूंगी, सारी बात तो आपने कर ही ली है। चलिए, धन्यवाद। अब आपसे वहीं मुलाकात होगी। हेलो, कैसी हैं मंत्री महोदय? लगता है हमारी आवाज पहचानना भी भूल गई। इंसान को पहचानने में भूल होती है, आवाज तो फिर भी पहचान में आ जाती है। कहिए, कैसे फोन किया? आप मंत्री बन चुकी हैं और आपने अपने लिए एक ओहदा हासिल कर लिया है, लेकिन आपकी ओर से मंत्री बनने के बाद जो हरकतें हुई हैं, उसे जानने के बाद मैंने यह सोचा है कि राजनीति के तौर तरीके तो मैंने आपको बहुत सिखाए। एक बार फिर से बात कर लें। धन्यवाद कि आपने मुझे फोन किया। आपने मुझे जो कुछ भी सिखाया था ना, मैं कुछ भी नहीं भूली हूं। और आपकी ओर से जो कुछ भी मिला है ना, उसे भी कभी नहीं भूल सकती। तो इसीलिए आप मेरे घर के खिलाफ चालें चलने में लगी हुई हैं।
मैंने कौन सी चाल चली? मेरी ओर से आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला, लेकिन आपको जो कुछ भी मिला है मेरे ही घर से मिला है। सोनाली को अपनी मुट्ठी में करके आपने मंत्री पद तो हासिल कर लिया, अब और क्या चाहती हैं आप? आप मेरे घर में आग क्यों लगा रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं बलदेव सिंह जी। सोनाली को हमारे खिलाफ भड़काने वाली आप ही हैं। मैंने चेतावनी देने के लिए फोन किया है। अगर मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की तो हाथ तुम्हारे भी जलेंगे। जिंदगी का भंवर है। सोनाली को हमारे खिलाफ भड़काने वाली आप ही हैं। हमारे घर में और घर के मामलों में दखल आप दे रही हैं, और आप ये कहती हैं कि इल्जाम मैं लगा रहा हूं। मेरी घर की वसीयत पढ़ने वाली आप होती कौन है? सोनाली को सलाह देने के नाम पर आप उसे हमारे खिलाफ भड़का रही हैं। सोनाली अगर मेरी बात मानती है तो क्या मैं उसे सलाह भी नहीं दे सकती? ये मत भूलिए कि मेरी सलाह की वजह से ही आज सोनाली आपके घर में है। और आपको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको जो कुछ भी मिला है मेरे ही घर से मिला है। मैं आपकी जिंदगी में झांकना नहीं चाहता, और आप हमारे घर में झांकने की कोशिश मत कीजिए। याद रखिए, हम आज भी एक ही तालाब की मछली हैं। ना ना बलदेव सिंह जी, आप मछली नहीं हैं। मछली तो मैं हूं, आप तो इस तालाब के मगरमच्छ हैं। अगर खुद को मगरमच्छ समझता ना रजनी, तो तुम्हें कब का निकल गया होता। मैंने चेतावनी देने के लिए फोन किया है। अगर मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की तो हाथ तुम्हारे भी जलेंगे, याद रखना। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए समझौता नहीं कर सकती हो ना, तो मैं भी कोई समझौता नहीं कर सकता। आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग। सोते जागते हर वक्त उस बच्चे के इस दुनिया में आने के सपने देख रहे हैं, और सोनाली तो माँ होकर उस बच्चे को मारने की बात कर रही थी। मैं अपने बच्चे की दुश्मन नहीं हूँ माँ जी, बल्कि रागिनी मेरे बच्चे की दुश्मन है।